Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 8 of chapter number 14, Respiration in Plants. तो अप टू द लास्ट सेशन हम लोगों ने ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रेब्स साइकिल्स डिटेल में डिस्कस कर लिए. सो नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. इसका मतलब है अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का आप वेदर इट इज एनारोबिक या तो एरोबिक रेस्पिरेशन से ब्रेक डाउन करते हो तो कितने नंबर ऑफ एटीपीस मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ एटीपीस का यूटिलाइजेशन आपको करना है, वो पूरी की पूरी हमें शीट बनानी. सो इट इज पॉसिबल टू मेक अ कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच आर ऑक्सीडाइज्ड. सो ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो एटीपी कितने नेट गेन मिलते हैं, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थियोरिटिकल एक्सरसाइज. प्रैक्टिकली आप लोग प्रूव नहीं कर सकते, पर थियोरिटिकली एक्सरसाइज करके हम लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटीपी का नेट गेन होगा जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा. सो दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ऑन सर्टेन एजम्पशंस दैट. तो थोड़े बहुत ऐसे एजम्पशंस लेकर के हमें वो कैलकुलेशंस करना है. सो वी नो दैट कि देयर इज अ सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे विच आर फंक्शनिंग विथ वन सबस्ट्रेट. तो वो एक सबस्ट्रेट कौन है कि भाई हमने ग्लूकोज लिया था एज अ सबस्ट्रेट. सो देयर इज अ सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे विच आर फंक्शनिंग विद द वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट and with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway following one after another. तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आपने ग्लूकोज को जो एज अ सबस्ट्रेट यूज़ किया था वो सबसे पहले गया ग्लाइकोलिसिस में, देन वहाँ का पायरुविक एसिड TCA साइकिल में, देन वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ETS पाथवे के अंदर गए थे, एंड देन कहीं ना कहीं ATP का जनरेशन हुआ था. सो जो भी NADH सिंथेसाइज्ड हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, तो आपको पता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आप तोड़ते हो तो 2 NADH2 का जनरेशन होता था. सो ये 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस से ट्रांसफर होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाले. तो ग्लाइकोलिसिस से ट्रांसफर क्यों होना है, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलिसिस तो कहाँ पे हुआ था, साइटोप्लाज्म में. और साइटोप्लाज्म में तो ETS के थ्रू आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली, वो तो कंपलसरी माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलेगी. सो NADH2 जो साइटोप्लाज्म में जनरेट हुआ था वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहाँ पे जाकर के उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, तब जाकर के एनर्जी वो 2 NADH2 से जनरेट होगी. सेकेंड थिंग, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड. अब यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट ऐसा नहीं है जिसको यूज करके दूसरे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता हो. ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेजेस. एक ग्लूकोज ही ऐसा सब्सटेंस है जिसको ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS के अंदर हमने रेस्पायर्ड किया. दूसरा, इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट नहीं है जो कोई भी इंटरमीडिएट स्टेजेस से ये पाथवे के अंदर एंटर होता. बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम. बहुत सारे अजम्पशंस तो हमने चलो लिए, पर सभी के सभी अजम्पशंस शायद लिविंग सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज ऑल पाथवेज वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर. तो आपको मैं पहले एक बात बता दूं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ETS है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए सेपरेटली बताया गया है. बाकी जितने भी नंबर ऑफ पाथवेज है एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ही चलते रहते हैं. सो व्हेन सबस्ट्रेट एंटर्स द पाथवे एंड द विड्रॉ फ्रॉम इट एज व्हेन नेसेसरी. अब जब जरूरत होगी तो सबस्ट्रेट जो है वो पाथवे के अंदर एंटर भी हो जाएगा और जरूरत पड़ने पे पाथवे से वो सबस्ट्रेट रिमूव भी हो जाएगा. अब रिक्वायरमेंट है तो ATP यूटिलाइज्ड भी होगी, and when needed enzymatic rates are controlled by the multiple means.
अब ज़रूरत पड़ने पे एटीपी का यूटिलाइजेशन भी होगा एंड नंबर ऑफ एंजाइम्स के सपोर्ट से एंजाइमेटिक रेट को भी चेंज किया जाएगा. Yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of living system in extraction and storing the energy. बट एक्चुअल में ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है, ताकि लिविंग सिस्टम का एफिशिएंसी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, किसके सपोर्ट में, एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ एनर्जी. कि भाई चलो हमने बिस्किट खाया, वो बिस्किट के अंदर ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज में से एनर्जी का एक्सट्रैक्शन मतलब सेपरेशन करना और उसको इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर करने की कैपेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, वो देखने के लिए, उसका अप्रिशिएशन करने के लिए कंपल्सरी वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. हेंस देयर कैन बी a net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose. तो अगर आप ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो देन नेट गेन कितने एटीपी का होगा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स. ओके, पर ये बात मैंने की आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की. नाउ हमें कंपेयर करना है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन. तो फर्मेंटेशन के लिए आपको पता है क्या नाम होगा, एन एरोबिक. सो फर्मेंटेशन या तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का कंपैरिजन हमें करना है एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ. अब आपको पता है कि फर्मेंटेशन अकाउंट्स ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, whereas in aerobic respiration it is completely degraded to CO2 and H2. तो आपको पता है कि फर्मेंटेशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पार्शियल हुआ था, तो पार्शियल ब्रेकडाउन करने की वजह से नो डाउट आपको CO2 मिला था, थोड़े बहुत ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड मिले थे. बट फर्मेंटेशन में आप लोगों को वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं मिला था और एनर्जी बहुत ही कम मिली थी. वेरेज अगर एरोबिक की बात करो तो आपको CO2 भी मिला है और वाटर का मॉलिक्यूल्स भी आपको मिला है. In fermentation, there is a net gain of only 2 molecules of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid. अब आपको पता है फर्मेंटेशन फिर चाहे वो अल्कोहलिक हो या लैक्टिक एसिड हो, एक ग्लूकोज का आप एनएरोबिकली ब्रेकडाउन करोगे तो आपको कंपलसरी मिलने वाला जो एटीपी है, तो वो एटीपी खाली कितने मिलने वाले हैं, 2 एटीपी. पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ फर्मेंटेशन का. whereas many more molecules of ATP are generated under the aerobic condition. तो aerobic condition में अभी आपके सामने ही मैंने बताया कितने नंबर ऑफ ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, 38 मॉलिक्यूल्स. सो ये एक दूसरा कंपैरिजन हुआ. नंबर 3, NADH is oxidized to NAD rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous, fast in the case of aerobic respiration. NADH का ऑक्सीडेशन जब होगा तो उसका कन्वर्जन हम लोगों को पता है NAD प्लस में होगा. सो ये प्रोसेस फर्मेंटेशन के अंदर बहुत ही कम स्पीड से होगी. वेरेज अगर आप बात करो कि सेम टू सेम रिएक्शन एरोबिक के अंदर, तो वो बहुत ही विगरसली फास्ट स्पीड से होगी. सो इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड. अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ATP का कैलकुलेशन करवाता हूं. तो सबसे पहले चलते हैं सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे ATP का सिंथेसिस कैसे होता है. अब आप ध्यान से देखो कि पहला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ सबस्ट्रेट बेस्ड ATP. ये एक सबस्ट्रेट जब दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होता है तब ATP कितने बनते हैं. तो आपको याद होगा डीफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे 2 ATP 2 बार बने थे. तो 2 ATP 2 बार बने मतलब ATP कितने हो गए, 4. दूसरी बात, अब ये 4 में से आपको पता है यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन फेज ऑफ ग्लूकोज. तो फॉस्फोराइलेशन फेज के टाइम पे ग्लूकोज में से जो 2 ATP थे वो हमने यूज किए थे. सो 4 मिले और 2 यूज कर दिए. सो एज 4 ATP आर फॉर्म एंड 2 ATP आर यूटिलाइज, सो देयर इज नेट गेन ऑफ 2 ATP. तो ये हो जाता है सबस्ट्रेट बेस्ड मिलने वाले नेट गेन ATP कितने होंगे, 2. ओके, नाउ आपको पता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एज आई अर्लियर सेज दैट 2 NADH2 आर फॉर्म्ड. अब ये 2 NADH2 आपको पता है साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
वहाँ पे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो एक NADH2 को अगर आप तोड़ो तो मैंने आपको ETS के अंदर बताया हुआ कितने ATP मिलते हैं, 3, तो हमारे पास NADH2 2 है, मतलब कितने हो गए 6 ATP। सो 6 ATP NADH2 के और 2 ATP सबस्ट्रेट बेस्ड मिलने वाले। सो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ 8 ATP विल अकर। सो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन से आप तोड़ो तो ग्लाइकोलिसिस में मिलने वाले ATP टोटल कितने हो गए, 8। अब चलते हैं सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको शायद याद हो तो 4 स्टेज पे पायरुविक एसिड को जब डिग्रेड किया जाता था तो 4 स्टेज पे हमें NADH2 मिला था, और एक स्टेज ऐसा था जहां पे हमें क्या मिला था, FADH2। तो 4 NADH2 और 1 FADH2। सो ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अब ये NADH2 और FADH2 का जब हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे तो मिलने वाले ATP, तो आपको पता है एक NADH2 मतलब कितने ATP, 3, तो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास 4 थे तो कितने हो गए 12 ATP। और FADH2 एक अगर आप डिग्रेड करो तो मिलने वाले ATP 2, सो 2 ATP। सो टोटल नंबर ऑफ ATPs कितने हो गए 14 ATP। अब आपको मैं बता दूं ये तो खाली एक ही पायरुविक एसिड की बात है, पर ग्लूकोज को जब आप ब्रेक करते हो तो पायरुविक एसिड कितने मिलते हैं, तो सो एज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड पास थ्रू दिस प्रोसेस, सो अ टोटल ऑफ 28, क्योंकि 14 मिले थे, 2 मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड की, सो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हो गए 28 ATP आर सिंथेसाइज्ड। तो ये मैंने बताया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। नाउ लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड। अब आपको पता है क्रेब्स साइकिल के अंदर एक स्टेज था कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनता था, तो उस टाइम पे एक ATP का फॉर्मेशन हुआ था। सो 1 ATP फॉर्मेशन इज अकर विच इज द सबस्ट्रेट बेस्ड, मतलब पहला सबस्ट्रेट या तो एक सबस्ट्रेट कोई दूसरे सबस्ट्रेट में जब कन्वर्ट हो रहा होता तो उस टाइम पे एक ATP मिला था। अब ऐसे साइकिल तो आपको पता है 2 बार चलेगी, सो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हो जाएंगे 2। सो 28 है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की और 2 ATP है सबस्ट्रेट बेस की। सो क्रेब्स साइकिल में मिलने वाले नंबर ऑफ ATP कितने हो जाते हैं 30 ATP। सो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन अ टोटल ऑफ 38 ATP आर फॉर्म। तो ये 38 का मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन दे दिया। अब समरी मैंने पूरी लिखी है कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे 6 जो ATP है वो आपको मिलेंगे थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंड 2 जो है वो आपको मिलेंगे सबस्ट्रेट बेस्ड फॉस्फोराइलेशन, तो टोटल इसका कितना हो गया 8। वैसा ही है ग्लाइकोलिसिस का, तो ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल 28 नंबर ऑफ ATP विल गेट थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ATP आपको मिलेंगे किसके, सबस्ट्रेट बेस्ड फॉस्फोराइलेशन। तो इसके टोटल अगर इन दोनों का करो तो 30, तो ये 30 और ये 8, सो टोटल कितने नंबर ऑफ ATP हो गए 38 ATP मॉलिक्यूल्स। सो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मिलने वाले नंबर ऑफ ATPs का कैलकुलेशन और उसका पूरा शीट। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल केमिकल एनर्जी इन ग्लूकोज। अब आपको पता है ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन की जो एफिशिएंसी है इनटू द एनर्जी ऑफ ATP, अप्रोक्सीमेट वो एफिशिएंसी कितनी है 45%, कि भाई ग्लूकोज के अंदर जितनी एनर्जी है उसमें से 45% एनर्जी हम लोग किसके फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंड रिमेनिंग एनर्जी आर डिसिपेट लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बाकी की एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाती। चलो, तो ये 38 ATP की आपको मैंने बात की, बट moreover as energy of 2 ATP is used in transporting of pyruvic acid from cytoplasm into the mitochondria। अब आपको पता है पायरुविक एसिड तो कब मिलने वाला है, ग्लाइकोलिसिस में मिलेगा, जो कहाँ पे हो रहा है प्रोसेस, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं तो एक फैक्ट है कि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो जाते हैं। सो नंबर ऑफ ATP इज कंसिडर्ड टू बी 36 इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर आप ये 2 ATP को काउंट कर लेते हो तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से
एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मिलने वाले एटीपी कितने हो जाएंगे 36। ओके, नाउ एक लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ शटल सिस्टम इन द एनर्जी प्रोडक्शन। अब एक प्रॉब्लम क्या है, अब आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हुआ, ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे 2 NADH2 जो जनरेट हुए हैं वो साइटोप्लाज्म में जनरेट हुए हैं, मीन्स वी कैन से दैट आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है वो, बट ETS तो कहाँ पे है, इज लोकेटेड एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस के है उसको कंपलसरी कहाँ पे एंटर होना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर उसमें से रिलीज होनी है एनर्जी। तो अगर NADH2 को अपने में से एनर्जी रिलीज करनी हो तो कंपलसरी उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, बट माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है आर इम्परमिएबल टू NADH2। अब NADH2 के लिए तो वो इम्परमिएबल है, तो प्रॉब्लम एक ये आ जाता है कि ये NADH2 को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कैसे भेजा जाता है। तो उसके लिए लिविंग सिस्टम के पास होता है एक टाइप का शटल सिस्टम। सो फॉर दैट देयर आर द 2 शटल सिस्टम, ईच फॉर्म अ कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो पहले शटल सिस्टम का नाम है मैलेट अस्पार्टेट शटल। अब ये क्या करेगा कि साइटोप्लाज्म के NADH2 को तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर देगा, NAD प्लस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं when this electron shuttle occurs, उनका जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, so transfer of electron from NADH2 in cytoplasm occurs to the NAD in mitochondria। तो ये रिएक्शन चलो है साइटोप्लाज्म का, वहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन मैलेट अस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू कहाँ पे आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, और वहां पे उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, NAD। तो अगेन क्या बन जाएगा, NADH2, और वो ETS के अंदर इजीली ब्रेक हो सकता है। सो ये मैलेट अस्पार्टेट सिस्टम मोर एफिशिएंट है एंड ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ ATP जनरेट करेगा, 38 ATP। किडनी के सेल्स, हार्ट के सेल्स, लीवर के सेल्स यही पाथवे को यूज करते हैं। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक NADH2 के मॉलिक्यूल से कितने ATP मिलते हैं, 3 ATP, इसीलिए 38 हुआ। ओके, सेकेंड पाथवे जिसका नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम कि भाई NADH2 कहाँ का, साइटोप्लाज्म का, उसे ब्रेक करो, क्या मिलेगा, NAD प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पर माइटोकॉन्ड्रिया में उनको अब एक्सेप्ट करने के लिए कौन यूज होगा, FAD। तो क्या बनेगा, FADH2। अब FADH2 को तोड़ो तो 2 ही ATP मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको 38 नहीं बल्कि कितने ATP मिलने वाले हैं, 36। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 इन साइटोप्लाज्म अकर्स टू FAD, और मैलेट अस्पार्टेट में NAD था inside the mitochondria and result in the production of 36 ATP. Okay, according to the malate aspartate shuttle system, ये less efficient है and result in the reduction of FAD inside the mitochondria। जैसे कि बॉडी के अंदर के मसल्स और नर्व सेल्स, तो यहाँ पे एक NADH2 को आप तोड़ो तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम में आपको खाली कितने ATP मिलने वाले हैं, 2। इसलिए मैंने टोटल नंबर ऑफ ATP आपको कितने बताए थे, 36। ओके, एंड लास्ट पॉइंट मैंने डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, सो डिफरेंस नंबर 1, लोकेशन है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा और क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के लिए ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, वेयर एज क्रेब्स साइकिल खाली किसके लिए, फॉर एरोबिक ओनली।
ग्लाइकोलिसिस आपको पता है एक लीनियर पाथवे, और क्रेब्स साइकिल तो आपने स्टडी किया है साइक्लिक में वो मूव होगा। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडाइज ग्लूकोज पार्शियली विच प्रोड्यूसिंग पायरुवेट, कि ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज को पार्शियली ब्रेक डाउन करके पायरुवेट जनरेट करेगा, और क्रेब्स साइकिल किसको ब्रेक करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो भी फुल्ली, ताकि क्या जनरेट होगा, CO2, H2O एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। ग्लाइकोलिसिस 2 ATP को कंज्यूम करता है, आपको पता है 4 मिले थे, 2 यूज हुए थे और नेट गेन 2 का था, बट क्रेब्स साइकिल कभी भी कोई ATP के मॉलिक्यूल को कंज्यूम नहीं करता। नेक्स्ट वन, इट जनरेट 2 ATP मॉलिक्यूल्स नेट फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर आप ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ब्रेक करते हो तो आपको मिलने वाले ATP के मॉलिक्यूल 2 होंगे। वेरएज क्रेब्स साइकिल की अगर बात करो, इट जनरेट 2 GTP और ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स। अब एक बार साइकिल चलेगी तो 1 ATP मिलता है, पर साइकिल आपको पता है 2 बार चलती है, इसलिए कितने ATP मिलेंगे, 2। इट यील्ड 2 NADH2 पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 NADH2 जनरेट करता है एक बार अगर आप ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस से पास करो तो। वेरएज क्रेब्स साइकिल की अगर आप बात करो तो मैं खाली साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो साइकिल में एक बार 3 और 2 बार 6 मॉलिक्यूल्स NADH2 के और 2 मॉलिक्यूल FADH2 के फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स। मतलब साइकिल के ऊपर वाला जो स्टेज था वो यहाँ पे मैंने कंसिडर नहीं किया है। ग्लाइकोलिसिस डज नॉट प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लाइकोलिसिस कोई भी टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वेरएज क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। ओके, ग्लाइकोलिसिस को परफॉर्म करने के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं, सो ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शंस आर डिसॉल्व्ड इन साइटोसॉल, मतलब साइटोप्लाज्म। वेरएज क्रेब्स साइकिल की बात करो, सो 2 एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल रिएक्शन आर लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑल अदर आर डिसॉल्व इन मैट्रिक्स। तो 2 को छोड़ दो तो वो 2 इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर है, बाकी के सभी किसके अंदर डिसॉल्व हो गए होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एज वेल एज शटल सिस्टम के 2 टाइप्स, मैलेट अस्पार्टेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, एंड डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।